डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रामखिलाड़ी मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सिकराई। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का। आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता एवं असमानता। मानी निर्धनता, जिसको हम अंग्रेजी में पॉवर्टी भी कहते हैं, निर्धनता या गरीबी एक ही बात है। आप इस शब्द से अच्छी या भली भांति परिचित है कि निर्धनता क्या होती है, गरीबी क्या होता है। ये चीज़ें आप अपने आसपास, अपने समाज में निर्धनताओं या गरीबी को बखूबी आप देखते हैं। तो निर्धनता क्या है, गरीबी क्या है? मोटे रूप से यदि हम बात करें गरीबी की, कि वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, उसे हम गरीब कहते हैं। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी और योजना आयोग ने भी इसकी 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में एक इसकी परिभाषा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम उपभोग करता है तो उसे गरीब कहा जाएगा। उसी प्रकार शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम का उपभोग करता है तो उसे हम गरीब कहेंगे। अब प्रोफेसर नरक्स ने निर्धनता की एक परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अर्थात प्रोफेसर नरक्स ने गरीबी का कारण और परिणाम दोनों ही गरीबी को बताया। मानी एक राष्ट्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसी प्रकार इसी चीज़ को यदि हम एक परिवार पे ले, एक व्यक्ति पर ले, कि एक व्यक्ति या एक परिवार गरीब है क्योंकि वो गरीब है। हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास कि दो परिवार है, एक गरीब परिवार है, एक अमीर परिवार है, तो हम देखते हैं कि गरीब परिवार निरंतर गरीब ही बना रहता है, क्योंकि गरीब परिवार के पास आय का कोई सर्जन नहीं है, उसके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। उसी प्रकार जो अमीर व्यक्ति होता है, जो अमीर परिवार होता है, जो अमीर राष्ट्र होता है, उसके पास इतने संसाधन होते हैं कि वो अपनी आय को और बढ़ाता रहता है। तो प्रोफेसर नरक्स ने गरीबी की परिभाषा बताई कि एक राष्ट्र गरीब है क्योंकि वो गरीब है। इस चीज़ को प्रोफेसर नरक्स ने गरीबी का कुचक्र खा, निर्धनता का कुचक्र खा। मानी एक परिवार, एक राष्ट्र इस निर्धनता के कुचक्र में फंस जाता है। और इस चीज़ को उन्होंने, कुचक्र को, पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा समझाया। सबसे पहले लेंगे हम पूंजी की पूर्ति। हमने देखा कि जो अल्पविकसित राष्ट्र होते हैं, जो अर्धविकसित राष्ट्र होते हैं, उन राष्ट्रों के पास पूंजी का अभाव होता है। मानी जो गरीब राष्ट्र होते हैं उनके पास पूंजी की कमी रहती है, जिसकी वजह से वो अपने जो कारखाने नहीं लगा सकते या अपनी अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से विकास नहीं कर सकते। तो पूंजी पक्ष का एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में देखिए, ये आपके एक रोटेट चित्र दे रखा है। ऐसे रोटेट चित्र दे रखा है। इसमें देख रखा है आपके कि कैसे अर्थव्यवस्था पूर्ति पक्ष के रूप में निर्धनता के कुचक्र में फंसती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो निर्धन राष्ट्र होता है उसकी आय कम होती है, उसके पास पैसे का अभाव होता है। अब यदि उसके पास पैसा कम होगा, पूंजी कम होगी, तो वो बचत भी कम करेगा। और यदि बचत कम होगी तो क्या होगा? निवेश कम होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि बचत और निवेश दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मानी एक परिवार अपनी आय में से ही बचत करता है और उस बचत को वो इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, अर्थात बचत और निवेश कम होगी। तो सबसे पहले जो निर्धन राष्ट्र है, जो गरीब राष्ट्र है,
उसमें इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो बचत कम होगी, बचत कम होगी तो निवेश कम होगा, और यदि निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगा, और जब रोजगार कम होगा तो आय कम होगी। मानी मोटे रूप से यदि हम देखें तो जो गरीब राष्ट्र है एक दुष्चक्र में फंसा हुआ रहता है। जैसे उसके पास पूंजी का अभाव होता है, जब पूंजी का अभाव होता है तो बचत कम होती है, और जब बचत कम होती है तो निवेश कम होगा, जब निवेश कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगा तो कम उत्पादन होगा, और जब उत्पादन ही कम होगा तो आय कम होगी। इसी प्रकार एक दुष्चक्र में फंस जाएगी अर्थव्यवस्था। इसी रूप में हम यदि मांग पक्ष की बात करें, यदि हम मांग पक्ष की बात करें तो देखें कि जिस प्रकार पूर्ति पक्ष में एक अर्थव्यवस्था दुष्चक्र में फंसी हुई रहती है, उसी प्रकार मांग पक्ष में भी एक अर्थव्यवस्था दुष्चक्र के रूप में फंसी हुई रहती है। इसमें चित्र में देखिए आप, जो मांग पक्ष का जो दुष्चक्र चित्र बना हुआ है, इसमें देखिए कि जो निर्धन राष्ट्र है उसकी आय कम होगी, मानी गरीब राष्ट्र या गरीब परिवार की आय क्या होगी, कम होगी, और जब आय कम होगी तो उसकी क्रय शक्ति कम होगी। क्रय शक्ति कम होगी, क्रय शक्ति का तात्पर्य है कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता, मानी जब उसके पास पैसा कम होगा तो कम वस्तुएं सेवाएं वो खरीद पाएगा। जब क्रय शक्ति कम होगी तो देखिए आप विनियोग की प्रेरणा कम होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यदि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को कम खरीद पाएगा तो एक जो उत्पादक है उसका पूरा माल नहीं बिक पाएगा। जब पुराना माल ही नहीं बिकेगा तो नया माल का उत्पादन नहीं करेगा, तो विनियोग की प्रेरणा कम होगी। जब विनियोग की प्रेरणा कम होगी तो कम विनियोग होगा। जब निवेश ही कम होगा, मानी विनियोग और निवेश दोनों एक ही है, हम विनियोग को निवेश भी कह सकते हैं। जब विनियोग कम होगा तो कम रोजगार होगा, मानी जब कल कारखाने कम लगेंगे या कारखानों का विस्तार कम होगा, उसमें पैसा कम लगाया जाएगा, तो उसमें जो उत्पादन के साधन हैं उनको भी काम पर कम लगाया जाएगा, अर्थात रोजगार कम होगा। जब कम रोजगार होगा अर्थात उत्पादन के साधन कम लगाए जाएंगे तो उत्पादन भी कम होगा, और जब उत्पादन भी कम होगा तो आय भी कम होगा। तो इसी प्रकार एक देश अर्थ निर्धनता के कुछ चक्कर में फंस जाएगा। यानी प्रोफेसर नरकसे ने बताया कि एक राष्ट्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है। उन्होंने गरीबी का कारण और परिणाम दोनों किसे बताया, गरीबी को, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, निर्धनता का कुचक्कर या गरीबी का कुचक्कर। उसको उन्होंने दो बिंदुओं से समझाया, एक पूंजी की पूर्ति पक्ष और एक पूंजी का मांग पक्ष। इसी प्रकार प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक गरीबी और अकाल 2002 में उन्होंने बताया कि निर्धनता के बारे में बहुत सी बातें तो स्पष्ट होती है, इससे नगण्यतम स्वरूप को जानने एवं इसके उद्गम स्रोत को पहचानने के लिए न तो किसी सुविकसित कसौटी की जरूरत होती है और न ही किसी चातुर्यपूर्ण मापन करने की ओर नई गहरी छानबीन होती है। मानी अमर्त्य सेन ने एक पुस्तक लिखी सन 2002 में, गरीबी और अकाल। उसमें उन्होंने बताया कि गरीबी को समझने के लिए, गरीबी को मापने के लिए कोई स्पष्ट मापन की आवश्यकता नहीं होती या कोई स्पेशल बुद्धिजीवी की आवश्यकता नहीं होती, हम गरीबी को आसानी से समझ सकते हैं। आगे है निर्धनता का अर्थ। हमने पीछे भी पढ़ा कि निर्धनता का क्या अर्थ है, कि हमने पीछे पढ़ा कि निर्धनता से तात्पर्य है कि एक परिवार या एक व्यक्ति जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसे हम क्या कहेंगे, गरीबी। गरीबी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक निरपेक्ष गरीबी और दूसरा सापेक्षिक गरीबी। निरपेक्ष गरीबी को यदि हम समझे तो निरपेक्ष गरीबी में यह है कि एक व्यक्ति या एक परिवार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, उसे हम गरीब कहेंगे। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में योजना आयोग ने गरीबी की परिभाषा दी कि
ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम का उपभोग करता है और शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी से कम का उपभोग करता है, तो उसे हम गरीब कहेंगे। तो ये तो हुआ निरपेक्ष गरीबी। दूसरा है आपके सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीब में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जैसे हम बात करें कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति की तुलना में गरीब है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में गरीब है। जैसे भारत अमेरिका की तुलना में गरीब है, लेकिन भारत पाकिस्तान की तुलना में अमीर है। तो ये है निर्धनता की परिभाषा। इसके और भी हम रूप दे सकते हैं। जैसे निर्धनता को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। एक सामाजिक निर्धनता। सामाजिक निर्धनता व्यक्तियों के पास उपलब्ध संपत्ति, आय एवं जीवन स्तर में पाई जाने वाली न केवल असमानता को सूचित करती है, बल्कि सामाजिक हीन दशाओं यथा निर्भरता और शोषण को भी ये इंडिकेट करती है। दूसरा है कंगाली अथवा दरिद्रता। ये समाज की वह स्थिति है नैतिक निर्धनता। तीसरा क्या है? नैतिक निर्धनता, यानी एक व्यक्ति नैतिक रूप से भी निर्धन होता है, उसे हम नैतिक निर्धनता कहते हैं। इसके अलावा निर्धनता को और अन्य रूप में भी बांटा जाता है। जैसे अस्थायी निर्धनता, मानी एक व्यक्ति टेम्परेरी रूप से निर्धन है, मानी कुछ समय के लिए निर्धन है। जैसे हम कहें कि एक व्यक्ति शिक्षा, प्रशिक्षण और कुशलता की दृष्टि से उसको रोजगार नहीं मिल पाता, मानी उसकी कार्य कुशलता के अनुरूप यदि उसको रोजगार नहीं मिलता तो उसको अस्थायी निर्धनता कहेंगे। स्थायी निर्धनता मानी एक व्यक्ति कार्यकुशल नहीं है, वो बीमार है, शारीरिक रूप से असक्षम है, अशिक्षित है, अकुशल है, तो उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता या वो कार्य करने के लायक नहीं है, तो उसे हम स्थायी निर्धनता कहेंगे।